नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या झारखंड में एक बार फिर से नई सरकार के बीच में कुछ गतिरोध उत्पन्न हुआ है? क्या बीजेपी और जेएमएम पास आ रहे हैं? क्या कांग्रेस और जेएमएम दूर दूर हो रहे हैं? क्या कुछ माजरा है? क्या कुछ हो सकता है? इस पर आज पूरा विश्लेषण होगा। क्यों ऐसा थ्योरी आ रहा है? क्या नई सरकार को लेकर क्या कुछ नए सुगबुगाहट है? क्या फिर से एक बार हेमंत सोरेन के अगुवाई में ही बीजेपी के समर्थन से सरकार बन जाएगी, या फिर जो पेचीदा चीजें हैं सामने उस पर बात कर लेंगे। झारखंड में नियम के मुताबिक 12 लोग ही मंत्री बन सकते हैं। माले ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कोऑर्डिनेटर की भूमिका में होगी। उसे मंत्री का पद मिलता है तभी भी ठीक है, नहीं मिलता है तभी भी ठीक है। आरजेडी ने अपने स्ट्राइक रेट के आधार पर कहा है कि उसे कम से कम 2 मंत्रालय मिलना चाहिए। एक से वो मानने वाली नहीं है, इसलिए वो अलग अलग शहर में जाकर ये बता रही है आरजेडी कि उसका स्ट्राइक रेट पूरे चुनाव में सबसे बेहतर रहा और उसे इसका लाभ मिलना ही चाहिए। इसका दूसरा पहलू को भी सोचने की कोशिश कीजिए। दूसरा पहलू ये है कि कांग्रेस के 4 मंत्री बनते हैं, आरजेडी के अगर 2 बनते हैं तो 6 कोटा यहाँ हो जाता है। अगर आरजेडी के 1 बनते हैं और माले का 1 बनता है तो यहाँ पर 6 कोटा हो जाता है। बाकी 6 में एक तो खुद मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन जी होंगे, बाकी 5 में जेएमएम से होगा। जेएमएम से कोल्हान और संथाल परगना से ज्यादा कौन होगा, किसने किसको हराया, उस पर दावेदारी बन रही है और यही है सबसे बड़ा उलझन का कारण। कांग्रेस में अभी तक 4 कौन से लोग होंगे ये झारखंड में तय नहीं हो रहा है। इसके लिए टीम जो है वो दिल्ली में लॉबिंग कर रही है, सेटिंग गेटिंग चल रहा है और वो सेटिंग गेटिंग ऐसा चल रहा है कि कब किसका नाम आगे आ जाए, किसका पत्ता काट दिया जाए, ये बोलना मुश्किल होगा। और ऐसे में इसी गतिरोध में पूरी की पूरी कांग्रेस जो है वो डिप्टी सीएम पर अड़ी हुई है। फिलहाल बिना डिप्टी सीएम का वो मंत्रिमंडल में शामिल होना नहीं चाह रही है। अब जेएमएम को लगता है कि उनके लिए बहुत सी चुनौती है। पहला, मैया योजना पर बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए एक नया एडवर्टाइजमेंट लाया है और लिखा है कि नियम और शर्तें लागू जो मैटर था अभी से हो गया है। मैया योजना पर अब सरकार के लोग कह रहे हैं कि इसमें फेरबदल होगा। अब सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा, इसमें बहुत सारी शर्तें लगा दी गई हैं। वहीं धान की फसल पर जब इस खरीफ जो मूल्य तय हुआ था जिसे 3200 रुपया बोला गया था वो 2400 कर दिया जा रहा है। यानी कि बीजेपी अब बोल रही है कि जिस प्रकार से लोगों को ठगा गया, ये सरकार में उसी चीज को अब ये लागू कर रहे हैं। अब देखिए जेएमएम की उलझन क्या होगी। हेमंत सोरेन जी के ऊपर ईडी का शिकंजा पहले से है, केस चल रहा है, फिर से हो सकता है केस खुलेगा। हेमंत सोरेन जी को हो सकता है फिर से गिरफ्तार किया जाए। ऐसे में कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन जाएगी और जब कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेगी तो उसमें डिप्टी सीएम बीजेपी का हो सकता है, स्पीकर का पद बीजेपी को दिया जा सकता है। ये जो स्थिति हम लोग चुनाव के पहले बता रहे थे कि ये भी एक समीकरण बन सकता है और ये समीकरण हो सकता बन जाए, और यही कारण है कि जेएमएम अपनी ओर से एकदम चुप है। अभी अगर आप देखेंगे तो जेएमएम पूरा साइलेंट मोड में है। वो अपनी ओर से ना तो कांग्रेस के लिए कोई बयान दे रही है, ना ही माले और ना ही आरजेडी के लिए। उल्टा वो 3 सहयोगी पार्टी जम करके अपना दबाव बना रहे हैं। और क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि जेएमएम के सिर्फ 3 ही मंत्री रहे, बाकी सीट उनको मिल जाए? इसमें जेएमएम के लोग नहीं मानेंगे। कोल्हान से चूंकि चंपई सोरेन जो है उनकी जो उनको मिला था पद वो हट रहा है, तो रामदास सोरेन का घाटशिला क्षेत्र से वो कद बढ़ा है तो उनका एक चांस बन गया है। दीपक बिरुआ पहले भी मंत्री थे, इस बार भी उनकी दावेदारी पूरी पक्की बन गई है। वहीं संजीव सरदार ने कहा है कि उन्होंने मीरा मुंडा को हराया है तो फिर उनका दावेदारी बनता है। वैसे ही बहरागोड़ा के समीर मोहंती अपनी दावेदारी जता रहे हैं, जोबा मांझी का पुत्र अपना दावेदारी जता रहे हैं। तो ये एक बहुत उलटफेर समीकरण होगा। उधर से लुइस मरंडी अपना दावेदारी दे रही, तो किसे दिया जाए? क्योंकि नियम के मुताबिक 15% से ज्यादा
किसी भी विधानसभा की संख्या का लोग मंत्री नहीं रह सकते हैं, और जो छोटे राज्य वहां पर मैक्सिमम 12 हो सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर सीट की संख्या कम है तो वहां 12 मंत्री ही मैक्सिमम हो सकते हैं। ऐसे में जेएमएम के लिए परेशानी यही है कि सरकार कितने दिन तक चलेगी। हालांकि अगर एक बार सरकार का गठन हो भी जाता है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाता है, उसके बाद भी ये समस्या रह जाएगी, और जो हेमंत सोरेन की मुश्किल है वो घटेगी नहीं बल्कि वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए बीजेपी से तालमेल की भी अंदर ही। अब आपको बताते हैं कि जेएमएम और बीजेपी अगर मिलकर सरकार बनाती है तो इससे जेएमएम को क्या फायदा होगा। केंद्र सरकार के पास जो बकाया राशि है राज्य का, जिसे बार बार जेएमएम उठा रही है, उसे लेने में उसे आसानी हो जाएगी। मैया सम्मान योजना की राशि वो आसानी से दे सकती है। दूसरा, जिस प्रकार से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, केंद्र सरकार लगातार हमलावर होती है, वो रुकेगा। जेएमएम और बीजेपी के साथ आने से जो महतो वोट बैंक है वो भी शिफ्ट होगा। जयराम महतो कमजोर होंगे, और आने वाले समय में अगर बीजेपी महतो को एसटी की कैटेगरी में डालेगी तो उस अवस्था में सुदेश महतो और जयराम महतो दोनों की पॉलिटिक्स धरातल पर आ जाएगी, और दोनों को फाइट करने में इन्हें फायदा होगा। अब जेएमएम को भी ये पता है और बीजेपी को भी ये पता है कि अगर दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे तो जयराम महतो और सुदेश महतो दोनों कमजोर होंगे, ना तो महतो वोट बटेगा और ना तो उनको दिक्कत आएगी। राजनीति है, जेएमएम और बीजेपी पहले भी सरकार में थी, हालांकि ये अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन राजनीति में संभावना होता है, और ये भी एक संभावना बन रही है। जिस प्रकार से खींचतान हो रहा है, अगर कांग्रेस के लोग बहुत प्रेशर डालेंगे, माले के लोग, आरजेडी के लोग बहुत प्रेशर डालेंगे, तो हेमंत सोरेन को लगेगा कि उनकी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ेंगी, लोगों के बीच नाराजगी हो जाएगा। उससे बेहतर है कि हम सिंगल बीजेपी से ही तालमेल कर ले, मतलब 3-4 पहिए में एक पहिया में भी प्रॉब्लम आएगा तो गाड़ी रुकेगी, तो फिर सीधा 2 चक्का वाले में ही चढ़ जाते हैं, जिससे हम आसानी से सेफ पहुंच जाएंगे। और यही कारण है कि जेएमएम का एक लॉबी ये चाहता है कि बीजेपी के साथ में एक समर्थन मिल जाए और उसके साथ मिल जाए। फिलहाल मुख्यमंत्री को लेकर जो पेच है वो कल्पना सोरेन को आगे करके सुलझाया जाएगा। जो लोग जेएमएम छोड़ करके बीजेपी में गए थे उनको भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो लोग पहले से एक साथ थे, और बीजेपी को भी पता है कि उसकी हार में उनके अपने भीतरघात सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा, जेएलकेएम एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम रहा, और मैया सम्मान रहा। तो ये 3 उनकी मीटिंग में भी ये तय हो गया है कि यही 3 मुख्य था। तो जाहिर सी चीज है कि बीजेपी को अगर ये मौका मिलता है